तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अपडेट्स के बारे में। वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, इससे पहले आ जाना चाहिए था। तो मोस्टली सभी को पता है कि टैली प्राइम 4.1 लॉन्च हो चुका है। तो आप अब भी अपना टैली अपग्रेड कर सकते हैं और एमएसएमईज के बारे में जान सकते हैं। तो सिंपली अगर आप टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाते हैं डाउनलोड करने, तो यहाँ पर आपको 4.1 विजिबल होगा। ठीक है, मेरे में विजिबल नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ रिफ्रेशमेंट का प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में एक बार हम लोग और रिफ्रेश कर लेते जरिए। ठीक है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो अगर आप दूसरा ब्राउज़र है आपके पास क्रोम या फिर किसी भी तरीके का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 4.1। ठीक है, तो मैंने अपना टैली अपग्रेड कर लिया है 4.1 में। आप देख सकते हैं अपग्रेड, तो लेटेस्ट रिलीज है हमारा 4.1 और इसी में हम लोग एमएसएमईज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कंप्लीट वीडियो है, पूरी जानकारी आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। इस और यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, टैली में समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका थ्योरी का पार्ट समझ लेते हैं। एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो आप कब बोलेंगे किसी बिजनेस को? जब कोई बिजनेस का इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम है, या फिर उसका जो एनुअल टर्नओवर है सेल का 5 करोड़ से कम है, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो बिजनेसेस। ठीक है, और स्मॉल कब कहेंगे? जब किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी पे नोट 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से क्या है, कम है, या फिर जो उनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल। और मीडियम किस केस में होगा? इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 250 2.5 करोड़ से कम होना चाहिए, तब कहेंगे आप उसे मीडियम। तो 4.1 में जो एमएसएमईज का जो कंप्लायंस एक आया है, अपडेट्स आया है, ये सिर्फ आपका माइक्रो और स्मॉल पे एप्लीकेबल होगा, मीडियम इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं एमएसएमईज एक्ट के बारे में। तो एमएसएमईज में दो एक्ट ऐड किए गए हैं, एक है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? लाइबिलिटी ऑफ बायर मेक टू पेमेंट। जो भी लाइबिलिटी है वो अब बायर की होगा। क्या कहता है? सिंपल सा इस सेक्शन में दो लाइनें लिखी गई हैं कि जो भी क्लाइंट है, मान लीजिए आप, मेरा एक बिजनेस है, आप हमारे क्लाइंट है और मैं एमएसएमईज में रजिस्टर्ड हूँ, तो आपको अगर एग्रीमेंट है आपका हमारा, तो 45 मैक्सिमम डेज है, 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। अदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। तो सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा है कि अगर आपका और आपके क्लाइंट से कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर एग्रीमेंट है, भले वो 60 दिन का हो, 80 दिन का हो, 70 दिन का हो, तो मैक्सिमम 45 डेज ही अलाउ है, उसके ऊपर का नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 में इंटरेस्ट को लेके कहा गया है ओनली माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अगर जो ड्यू डेट होती है, ठीक है, मान लीजिए हमारा और आपका एग्रीमेंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितना है? 15 डेज। तो 15 डेज के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, या फिर आपने पेमेंट ही नहीं किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको उस हिसाब से उस अमाउंट पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट दे सकते हैं 6.75%। एंड अगर फाइनेंशियल में कभी नहीं देंगे तो 20.25% ये आपका एनुअल इंटरेस्ट लगेगा। इसमें एक होता है फॉर्म 1। ठीक है, तो फॉर्म 1 कौन फाइल करेगा? जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है वो। तो जैसे कि मैं एमएसएमईज में रजिस्टर्ड हूँ, तो हमें एक फॉर्म सबमिट करना होगा एमएसएमईज के पोर्टल पे जाके। ये जो फॉर्म है साल में 2 बार सबमिट होगा। अप्रैल से सितंबर का जाएगा 31 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च का जाएगा 30 अप्रैल को। ठीक है, इसी फॉर्म के जरिए गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, किसने किया है, तो कितने दिन बाद किया है, ड्यू डेट क्या है। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट को पता चले जाएगा और उस हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा।
अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकम टैक्स सेक्शन 43 सब सेक्शन एच। तो एक ये भी सेक्शन ऐड किया गया है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 43 एच। सेक्शन 43 एच क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने पेमेंट नहीं किया है, आपने उससे परचेज तो कर लिया है बट आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का उसका पेमेंट नहीं किया है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो आपका वो जितना भी सारा परचेज है इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आप उस परचेज को इनकम टैक्स में एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे और वो आपका जितना भी परचेज है आपकी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, इनकम टैक्स में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 43 ये कहता है। तो चलिए देखते हैं कि रिलीज 4.1 में इस सोल्यूशन को कैसे लाया गया है। तो सोल्यूशन दो तरह के लोगों के लिए है। पहला, जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है। अब मान लेते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड नहीं है बट एमएसएमईज पार्टी से डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि जो एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या करना होगा। उनको देखिए 3 काम करने हैं बेसिकली। पहला, जो भी उनका उद्यम नंबर है, एमएसएमईज नंबर है, अब क्योंकि रजिस्टर्ड है तो जाहिर सी बात है उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सर्टिफिकेट होगा, तो वो उस नंबर को कंपनी में सेटअप करेंगे। कैसे करेंगे, ऑलरेडी टैली मेरे पास ओपन है, आप देख सकते हैं ये कंपनी है। तो आपको जाना है कंपनी के F11 फीचर्स पे, फीचर्स, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल, क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल, सिंपल से एंटर कर देना है। कंपनी आपकी माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है, यहाँ से सेट करने के बाद नंबर पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल आई करके अगर आप फिर से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रेडिट इज अलाउड फॉर एमएसएमईज माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज के लिए दिया गया है। तो एज पर गवर्नमेंट कंप्लाइंस अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, तो बाय डिफॉल्ट सेट है। इसके अलावा अगर आप फिर से कंट्रोल आई करके शो मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है, एमएसएमईज डिटेल का हिस्ट्री अलग है, क्रेडिट डेज का हिस्ट्री अलग है। हो सकता है फ्यूचर में ये डेज कम ज़्यादा भी हो सकता है, इस वजह से दे दिया गया है। तो एमएसएमईज हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अभी आप माइक्रो में है, आगे चल के आपका बिजनेस ग्रो करेगा, स्मॉल पे चले जाएंगे, तो जो अभी एप्लीकेबल डेट है आप इसका हिस्ट्री भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी में ऐड करेंगे अपना उद्यम नंबर। एंड सेकंड क्या है, प्रिंटिंग कंपनी उद्यम नंबर, इनवॉइस एंड रिपोर्ट। अब मेरी कंपनी का नाम है केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड, हमारे पास कस्टमर है 1000 कस्टमर है। ठीक है, तो 1000 कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मैं एमएसएमईज हूँ। ठीक है, या तो मैं अब सभी 1000 कस्टमर को कॉल करके बताऊँ कि मैं एमएसएमईज में रजिस्टर्ड हूँ, आप हमको टाइमली पेमेंट करेंगे। एग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर। तो ऐसे में टैली में एक ऑप्शन दे दिया गया है प्रिंटिंग, कि आप उद्यम नंबर को प्रिंट कर सकते हैं सेल इनवॉइस में। तो जब भी आप कोई सेल बिल काटेंगे तो उसमें उद्यम नंबर प्रिंट करके दे दीजिए, तो सामने वाले को एक आइडिया हो जाएगा कि आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है और वो आपको टाइमली पेमेंट करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप रिपोर्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं उद्यम नंबर। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपल सा गेटवे ऑफ टैली पे डे बुक पे आ जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक एंट्री रिकॉर्ड है, कंट्रोल पी करते हैं, प्रीव्यू एंड जूम। तो अभी आप देखेंगे कंपनी का उद्यम नंबर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जाना है कॉन्फ़िगर में, प्रिंट कॉन्फ़िगर, उद्यम नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसे कर देंगे यस, कंट्रोल ए से सेव, प्रीव्यू, जूम। तो यहाँ पर देख सकते हैं उद्यम नंबर और उद्यम टाइप आ चुका है। तो ऐसे में बंधन जो कंपनी है इनको आइडिया मिल जाएगा कि केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एमएसएमईज में रजिस्टर्ड है, तो ये टाइमली पेमेंट करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं उद्यम नंबर। किसी पर्टिकुलर इनवॉइस में नहीं चाहिए तो जाहिर सी बात है कॉन्फ़िगर में जाइए, नो कर दीजिए। सेकंड क्या है, रिपोर्ट में प्रिंट करना।
एमएसएमईज में देखिए, एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन होने के बहुत सारे फायदे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं आगे जाके। तो इसमें एक लोन का भी प्रावधान होता है, इजीली आप आसानी से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कोई रिपोर्ट आपसे मांग ली जाए ना, तो आप किसी भी रिपोर्ट में भी उद्यम नंबर प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही अल्ट पी करके कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है उद्यम नंबर, ये आ जाएगा, इसको यस कर देंगे तो ये ग्लोबली आपकी पूरी टैली में यस हो जाएगा, पर्टिकुलर सभी रिपोर्ट में। तो अब कोई भी रिपोर्ट अगर आप ओपन करके प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट में भी उद्यम नंबर प्रिंट होके आएगा। और अगर पर्टिकुलर रिपोर्ट भी नहीं चाहिए तो कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए चला गया। तो इस तरीके से आप उद्यम नंबर प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना एज पर एमएसएमईज प्रोविजन के रूप में। ठीक है, अब सेल करते जा रहे हैं, पेमेंट भी तो रिसीव करना है। अब ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बायर की है, सामने वाले की है, वो हमको टाइमली पेमेंट करे। बट हो सकता है किसी वजह से उनको याद ना रहे, तो ऐसे में एक रिपोर्ट, बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट ऑलरेडी थी, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका जितना भी बायर है उसका ड्यू डेट क्या है, या फिर कितने दिन बाद ड्यू डेट आने वाला है, और आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं कि आपका ड्यू डेट आने वाला है, जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसे में टैली में चलेंगे हम लोग एक रिपोर्ट पे। अब ये रिपोर्ट देखेंगे कहाँ पर, सिंपल अल्ट जी करिए, बिल्स रिसीवर रिपोर्ट पे चले जाइए। ठीक, बेसिकली ये रिपोर्ट 99% लोग जानते होंगे क्या है, तो बताने का ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 2 सितंबर की डेट है, ये है इनवॉइस डेट, ये है रेफरेंस नंबर, ये है पार्टीज जिनको मैंने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, सारी सेल की है, ये है उनका अमाउंट, ये है उनका ड्यू डेट। ठीक है, अब ये ड्यू डेट कहाँ से उठा रहा है, और ओवर ड्यू क्या है, अभी 0 है, क्योंकि 2 सितंबर है, 2 सितंबर के बाद की सारी डेट है, तो ओवर ड्यू क्या है, 0 है। तो ऐसे में हम देखना चाहते हैं कि इनका ओवर ड्यू कब होने वाला है। ठीक है, अब ओवर ड्यू कैसे काउंट करेगा, अगर आप इस पार्टी का लेजर ओपन करते हैं यहाँ से, तो याद रखिएगा अगर आपने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 0 रखा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 0 रखा है, इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं है, तो अमर विद इन 15 डेज पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर 15 है तो 15 के हिसाब से काउंट करेगा। और अगर अगर हम दूसरा लेजर ओपन करते हैं 60, तो आपने भले ही यहाँ पर 60 दिन, 80 दिन, 70 दिन डाला है, लेकिन 45 डेज से एक्स्ट्रा ये काउंट नहीं करेगा। सेक्शन 15 में 45 डे के अंदर ही पेमेंट करना है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ से करेंगे F12। हमें अगर देखना है कि इनका ड्यू डेट कितने दिन बाद आने वाला है, तो F12 करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो नंबर ऑफ डेज टिल डेट, इसे कर देंगे यस, कंट्रोल से सेव। तो इनका 5 दिन बाद समय आने वाला है, इनका 1 दिन बचा है, इनका 4 दिन बचा है, इनका 2 दिन, 2 दिन। तो ऐसे में इन सभी पार्टी को हम रिमाइंडर भेज सकते हैं कि जल्द से जल्द ये पेमेंट करें, अदरवाइज इनको लेट फीस देना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 सितंबर है, 7 सितंबर को इनका लास्ट डेट है, तो 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 2 सितंबर है, 3 का 1 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हों, और हमें पर्टिकुलर सबको तो रिमाइंड करना है नहीं। अब इसको रिमाइंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास तो अभी टाइम काफ़ी है, हो सकता है ये टाइम के अंदर आपको पेमेंट कर दे, तो इनको रिमाइंड करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे में आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर हम 7 डेज पहले या फिर 5 डेज 10 डेज पहले हम रिमाइंडर भेजेंगे सभी को। तो आप यहाँ पर जाइए बेसिस ऑफ वैल्यू पे, यहाँ पर देखिए पेंडिंग बिल्स है, इसको हम कर देंगे बिल्स ड्यू इन अपकमिंग डेज। यहाँ पर जो भी आप लेना चाहते हैं 7 डेज लिया मैंने, एक्सेप्ट। तो 7 दिन के अंदर जिनका टाइम आने वाला है, जिनकी डेडलाइन है, वो यहाँ पर आ गई। अब इस रिपोर्ट को आप प्रिंट करके शेयर पे जाके ईमेल, व्हाट्सएप, एक्सपोर्ट, जैसे कम्युनिकेट करना है कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक
कंट्रोल बी 7 डेज। तो ऐसे में इन सब इसको क्या करते हैं, आप इनको रिमाइंड करा सकते हैं कि 5 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आपको अलग से लेट फीस देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था इस रिपोर्ट को देखने का क्या तरीका। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, बाकी ये अगर आप इसको यस कर देते हैं सो ओवर ड्यू डेट बिल फ्रॉम डेट, तो ये आपको ये बताता है कि इस बिल को कितने दिन हो गए हैं सिस्टम में। 29 जुलाई को रिकॉर्ड हुआ था, ड्यू डेट थी 7 सितंबर, आज 35 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। बाकी ये डे आप समझ चुके हैं, ये क्या है, इनका लास्ट डेज कितने बचे हैं 7 तारीख तक पहुंचने के लिए, 11 दिन बचा है 13 तारीख तक, तो ड्यू डेट इनका ये, तो इनको रिमाइंड भी आप भेज सकते हैं। चलिए ओके, ओवर ड्यू पे फिल्टर अगर आप लगाएंगे 2 सितंबर का, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 सितंबर में किसी का भी ओवर ड्यू नहीं हो रहा है। तो ये था रिपोर्ट देखने का तरीका बिल रिसीवर। इसके बाद एक फॉर्म भी मिलेगा आपको, एमएसएमई फॉर्म 1, जो कि सबमिट करना होगा, जो कि ये एवरी 6 मंथ रहेगा, साल में 2 बार। और इसको सबमिट कौन करेगा, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है वो। ठीक है, तो अगर हम इस एमएसएमई को फॉर्म को देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी के नीचे आ जाएगा एमएसएमई रिपोर्ट, या फिर अल्ट जी करके आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, ये आ गया फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में भी ये है इनवॉइस डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, पैन नंबर और अमाउंट, ड्यू डेट क्या थी इनका, और ओवर ड्यू कितना हो चुका है ये दिखा रहा है। तो ये देखिए अप्रैल से लेके 30 सितंबर है, 6 महीने का है। तो ये रिपोर्ट हमें सबमिट करना होगा गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ फिल्टर लगा लेते हैं F12। यहाँ पर आप जैसे देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कस्टमर है हमारे सारे एमएसएमईज में है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा एमएसएमईज में है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से F12 कर लेते हैं। सो टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, उद्यम नंबर, एमएसएमईज क्रेडिट पीरियड। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को देखने के देखिए कई तरीके हैं। पहला हम समझते हैं बिल वाइज, एज पर इनवॉइस का मतलब। ठीक है, इसको यस किया। क्लियर बिल देखना चाहते हैं, यस। पेड डेज देखना चाहते हैं, यस। नंबर ऑफ डेज टिल डेट देखना चाहते हैं, यस। जो भी आपको चाहिए इस कर लीजिए, कंट्रोल से सेव। ठीक है, तो आप दे सकते हैं 20 मई इनका उद्यम टाइप, उद्यम नंबर, बिल, और ड्यू डेट इनका 29 जुलाई हो रहा था, और क्रेडिट डेज क्या दिया गया है, तो एज पर इनवॉइस रखा था। तो इनवॉइस के अंदर मतलब इस पार्टी के अंदर जो आपने यहाँ पर डेज डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर ये उठा रहा है क्रेडिट डेज। ठीक है, तो जिसमें आपने एक्स्ट्रा भी डाला होगा तो काउंट नहीं करेगा, मैक्सिमम 45 डेज, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज। क्लियर बिल क्रेडिट डेज का मैंने दिखना, एक मिनट, F12। हाँ, तो ये देखिए 6 महीने का रिपोर्ट तैयार हो गया। अब यही रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट को भेजना है। अब यहाँ पर आप बेसिस ऑफ वैल्यू पे क्लिक करके, अभी देखिए ऑल बिल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ पेंडिंग बिल्स ले लेते हैं, तो आपको सिर्फ पेंडिंग बिल्स दिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म 1 में आपका पेंडिंग बिल्स प्लस वो बिल भी शो करना है जिनका लेट पेमेंट हुआ। ठीक, जैसे कि ये देखिए इनका जो लास्ट था 19 जुलाई को, 19 जून, और पेमेंट इन्होंने क्लियर किया 8 जुलाई को। इनका था 1 जुलाई, पेमेंट किया 15 जुलाई को। तो ये बिल भी हमें फॉर्म 1 में सबमिट करना है, और ये जितने भी बिल हैं अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया है। तो आप सिंपल इसको करेंगे यहाँ से प्रिंट रिटर्न फॉर्म में, और ये आपका ओपन हो जाएगा वर्ड के फॉर्म में।
फिर आपको जाना है अपने MSME पोर्टल पे और यहाँ से चीज़ों को बस कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। सेम ऐसा ही फॉर्म आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई जेसन एक्सेल क्रिएट होगा आप वहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपको मैनुअली यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट कर देना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा किसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है और किसने किया है तो कितना लेट किया है। ठीक है, ये था आपका रिटर्न फॉर्म। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। इस तरीके से इस रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया। और अगर आपको लगता है तो इसका स्क्रीन पॉज करके आप पर्टिकुलर उस ऑप्शन का नाम लिख दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था MSMEs में जो रजिस्टर्ड है उनके लिए। अब सेकंड, जो MSMEs में रजिस्टर्ड नहीं है बट वो MSMEs पार्टी से डीलिंग करते हैं। अब इसी का अपोजिट समझ लेते हैं हम लोग कि ये KBCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये बड़ी लार्ज कंपनी है या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस है और हम जिससे भी माल परचेज करते हैं सप्लायर वो हमारे MSME में रजिस्टर्ड है। वो भी कुछ है कुछ नहीं भी। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सप्लायर कितने MSME में रजिस्टर्ड है? तो सेम वही चीज़ है। सामने वाला हो सकता है इनवॉइस में अपना उद्यम नंबर प्रिंट करके दे या फिर कॉल करके बताए या फिर हमें रिकन्फर्म करना होगा कि आप उद्यम नंबर में ऐड है कि नहीं है। तो मान लीजिए आपको ये सारा डिटेल मिल जाता है तो आपका काम क्या होगा कि सभी लिखे लेजर में ये अपडेट करना होगा आपको। पार्टी में लेजर में उद्यम नंबर अपडेट करना होगा। तो कैसे करेंगे? 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लेजर को अल्टर करिए, उस पार्टी को ओपन कर लीजिए, फिर F12 प्रेस करना है आपको। यहाँ पर आपको मिल जाएगा MSMEs डिटेल्स, इसको यस कर देंगे, कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर उसके बाद GST के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये इसे यस करना है और यहाँ पर ये सप्लायर स्मॉल है कि माइक्रो है लेना है, उसका उद्यम नंबर टाइप कर देना। ये तो हो गया एक चीज़ का अपडेट करना। अब ऐसे में कई सारे हैं तो एक एक करके अपडेट करने में समय लगेगा। तो इसके लिए भी एक रिपोर्ट दे दिया गया है GST रिपोर्ट के अंदर। ये यहाँ पर एंटर करेंगे तो अपडेट पार्टी MSME डिटेल आ जाए। यहाँ से ले लीजिए किसके ग्रुप के लिए करना चाहते हैं, क्रेडिटर डेबिटर्स, क्रेडिटर्स ऑल आइटम। तो यहाँ पर जिसका अब नहीं होगा MSME नंबर वो दिखाई देगा। सबका देखना चाहते हैं तो ऑल लेजर कर दीजिए। अब मान के चल लेते हैं यहाँ पर MSME नंबर अपडेट नहीं है। तो ऐसे में अगर आप सिंगल अपडेट का करना चाहते हैं तो कर्सर उस पर ले जाइए और यहाँ पर कर दीजिए अपडेट MSME डिटेल। तो ऐसे में वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आप उस चीज़ को अपडेट कर देंगे। और आप सभी को एक साथ अपडेट करना चाहते हैं तो मल्टी अल्टर कर दीजिए, Alt R मल्टी अल्टर। तो ये विंडो इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। आप कैटेगरी सेलेक्ट करते जाइए, MSME नंबर डालते जाइए और लास्ट में ये हो जाएगा सेव। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड तीसरा तरीका है थ्रू एक्सेल इंपोर्ट। एक्सेल इंपोर्ट के जरिए भी आप MSME नंबर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए तो चलिए करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कुछ लेज़र फटाफट। तो अल्टर क्रिएट लेज़र मैंने ए बना लिया, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं MSME नंबर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, कंट्रोल ए, इसी तरीके से बी, कंट्रोल ए, सी, कंट्रोल ए एंड डी। ठीक है, तो अल्टर करके देखेंगे तो यहाँ तो बहुत सारा लेज़र है। अब किसका अपडेट है किसका अपडेट नहीं है तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेल बना लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्सेल, डिफ़ॉल्ट एक्सेल का भी यूज़ आप कर सकते हैं
तो यहाँ पर हम डाल देंगे लेजर नेम, यहाँ डाल देते हैं MSME नंबर, चलो ठीक है, MSME टाइप, चलो हो गया। अब इसको कर देते हैं सेव कहीं पर, कंट्रोल एस से, ब्राउज, इसको रखेंगे हम लोग डी ड्राइव में, MSME इंपोर्ट के नाम से सेव कर लिया। ठीक है, तो ए आप जानते ही हैं उसमें लेजर क्या था, ए था, बी, सी, डी। तो ऐसे ही आपको जो टैली में लेजर है वो यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे दूसरा काउंट कर लेगा। अब लेजर की अगर आपको इसमें से रिपोर्ट क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल एन करिए, यहाँ पर लिखिए कैलकुलेटर में सेलेक्ट स्पेस सॉरी डॉलर नेम फ्रॉम, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, डॉलर पेरेंट फ्रॉम लेजर, ये लिखेंगे तो लेजर के सारा यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। अब सिंपल सा काम क्या करिए, इसको कर लीजिए एक्सपोर्ट। तो ये तरीके कई हैं अपडेट करने के, मैं ये तरीका बता रहा हूँ, आपको जो भी लगे उसके कर सकते हैं। अच्छा, ये तो PDF में हो गया। एक्सपोर्ट करेंगे, करंट पे जाएंगे, फाइल फॉर्मेट ले लेते हैं एक्सेल, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लगा लीजिए फिल्टर, सेलेक्ट किया, फिल्टर लगा लिया। अब आपको चाहिए सन्ड्री कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री कैरेक्टर्स या फिर सन्ड्री कैरेक्टर डेप्टर, दोनों फिल्टर लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सन्ड्री कैरेक्टर्स, ये इतने लेजर है मेरे पास, तो यहाँ से इसको करिए कॉपी, यहाँ कर दीजिए पेस्ट, हो गया। ठीक, यहाँ पर कर देते हैं माइक्रो, और अभी हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं सभी का माइक्रो। आप स्मॉल, माइक्रो, मीडियम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ टाइप कर देते हैं उद्यम नंबर। ठीक, ये मैंने ऐसे ही उद्यम नंबर को टाइप कर दिया, कंट्रोल से सेव हो गया। अब इसी को करते चलिए इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए चलेंगे टैली पे, कंट्रोल, अभी आप देख सकते हैं कि ए में क्या है कि डिटेल अपडेट नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इंपोर्ट मास्टर एक्सेल। एक्सेल जहाँ रखी है आप उस लोकेशन पे जाएंगे, जैसे कि ये हमारा एक्सेल था शीट 1। अब डिफ़ॉल्ट क्योंकि नहीं है तो यहाँ पर आप क्रिएट करना होगा, क्रिएट MSME इंपोर्ट नाम रख लेते हैं इसका, क्या है लेज़र। क्या अपडेट करना है, तो नेम, तो नेम हमारा लेज़र नेम हो गया। उसके बाद ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम हमारा ये क्या है, सन्ड्री क्रिएटर्स है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं MSME टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, तो यहाँ से ले लेंगे, हमारा था MSME नंबर कॉलम, ये जो कॉलम के नाम है ये ना, ये हम MSME नंबर एंड MSME टाइप, अच्छा उल्टा हो गया, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पर MSME टाइप में ले लेंगे MSME नंबर, और MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर में ले लेंगे कौन, ये MSME टाइप। बस इसको मैपिंग कर देना है। मैपिंग करने के बाद अगर आपका पहले से ही है तो इग्नोर डुप्लीकेट कर दीजिए, तो जो पहले से ही अपडेटेड था जैसे गणेश में बाकी सब में था तो उसमें अपडेट नहीं होगा, तो हम कर लेते हैं। और अगर मॉडिफाई कर देंगे तो सब पे सेम कर देगा, तो हम इग्नोर डुप्लीकेट कर देते हैं, जिसमें ऑलरेडी होगा पहले से उसको स्किप कर देगा। इंपोर्ट, अब चलिए अल्टर करते हैं,
लेजर ए, यस। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए एमएसएमई नंबर नहीं आया। ओके, क्यों नहीं आया? तो चलिए बी में चेक करते हैं। ओके, बी में भी नहीं आया। एक बार फिर से इंपोर्ट करेंगे हम लोग, मास्टर इंपोर्ट, अब के बाद मॉडिफाई विद न्यू डाटा कर लेते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट तो सक्सेसफुली हो रहा है। हाँ, तो ये देखिए आपका अपडेट हो गया, माइक्रो और उद्यम नंबर। इसी तरीके से कॉलम बी, इसको यस करेंगे, पार्टी बी, तो यहाँ पर भी देखिए माइक्रो और उद्यम नंबर अपडेट हो गया। तो ये तीसरा तरीका था एक्सेल इंपोर्ट का, ऐसे भी आप उद्यम नंबर को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एंड सेकंड क्या है, बिल्स पेबल रिपोर्ट देखना। अब क्योंकि मैं तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वो लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो हमको भी तो देखना होगा कि किसका ओवर ड्यू आने वाला है, किसका टाइम आ चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है बिल्स पेबल। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आपका ये नॉर्मल पेबल रिपोर्ट दिख रहा है। बहुत सारी पार्टीज हैं, सबको फिल्टर करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से कौन सा एमएसएमई में है, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाइए F12। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंटरप्राइज एमएसएमई पार्टी, इसे कर दीजिए यस, इसे कर दीजिए यस। सो नंबर ऑफ डेज टिल डेट यस कर दीजिए, कंट्रोल से सेव। तो आपको पता चल जाएगा। अब इनको आप लेट पेमेंट कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, बट इनको आप लेट पेमेंट नहीं कर सकते। करेंगे तो आपका ही नुकसान है, आपको इंटरेस्ट लेट देना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एमएसएमईज है वही दिखाई दे, तो इसके लिए फिर जाइए बेसिस ऑफ वैल्यू पे, ऑल पार्टी है, एंटर कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए माइक्रो स्मॉल, तो आपको वही दिखेगा। ठीक है, अब फिर से F12 करिए। यहाँ पर अगर आपको क्रेडिट डेज चाहिए, एज पर इनवॉइस क्रेडिट डेज, कंट्रोल है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट डेज 60 दिन का दिख रहा है, तो 60 दिन काउंट नहीं करेगा, क्योंकि 60 दिन जो आपने डाला है इस लेजर के अंदर डाला है, तो मैक्सिमम 45 डेज, एग्रीमेंट चाहे कितने दिन का हो, तो ये 45 डेज से ही काउंट कर रहा है। तो ये एज पर इनवॉइस किया है, इस वजह से ये उठ के ऐसे आ रहा है। अगर आप फिर से कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे एमएसएमई क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग एज पर कंपनी फीचर्स एग्रीमेंट, तो बाय डिफॉल्ट कितना दिखेगा, 45 दिन दिखेगा, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज दिखेगा। तो आपने ये रिपोर्ट तो फिल्टर कर ली। अब ऐसे में सभी को पेमेंट करना अभी ज़रूरी नहीं है। आप अगर आप इनको पेमेंट करने का भी समय नहीं आया, लेकिन जो इनके पास 1 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, तो ऐसे में ये भी फिल्टर आप कर सकते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यू, पेंडिंग बिल, ओवर ड्यू, अपकमिंग ओवर ड्यू। तो मैंने लगा दिया 5 डेज का, कि भाई 5 दिन कंट्रोल है, तो अभी इनको पेमेंट करना हमारे लिए अर्जेंट है। पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलग से। तो इस तरीके से भी रिपोर्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जितने दिन का भी आपको लगाना है यहाँ लगाइए, उस हिसाब से फिल्टर आ जाएगा। तो इन सभी पार्टी को हम क्या करेंगे, 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है। इसके पास 1 दिन बचा है, इसके पास 3 दिन, ये सारी चीज़ें। ये कौन देख रहा है? जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है बट उनसे डील करते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस सब से बचने के लिए ये सब फिल्टर इल्टर कैसे लगा है आप नहीं समझ पाए हैं, अगर प्रॉब्लम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी टैली ने गो टू में एक ऑप्शन दिया है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट। आप बस इस पे चले जाइए, ये रिपोर्ट बन के तैयार है। जो फिल्टर इल्टर किया था ना, फिल्टर इल्टर लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब इसमें लगा हुआ है। आपको बस F12 कर लेना है, जो भी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं देखना चाहते हैं
अपने अकॉर्डिंग यस कर लीजिए, तो ये आपको दिख गया 45 डेज। ओवर ड्यू क्या है, अभी 0 है। अगर ओवर डेज आप देखना चाहते हैं, अपकमिंग ओवर डेज, तो अपकमिंग ओवर डेज इतने दिन बचे हैं, आपको पेमेंट करना है। देन उसके बाद बेसिक वैल्यू से जो फिल्टर लगाया था वो फिल्टर लगा देंगे। तो ये था रिपोर्ट देखने का एक तरीका। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका 43BH, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया था, इनकम टैक्स में ऐड किया है। अब ये मान लीजिए कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं, और मैंने एमएसएमई से माल परचेज किया था, पूरा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो भी आपने एमएसएमई से परचेज किया है, उस परचेज को आप इनकम टैक्स में एक्सपेंस में नहीं दिखा पाएंगे, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और वो सारा जो परचेज है आपका कंपनी के प्रॉफिट इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर आपको अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हमें इस तरह की रिपोर्ट भी देखनी है तो कहाँ से देखेंगे, तो उसके लिए चलते हैं, इसके लिए भी वही रिपोर्ट है, फॉर्म 1 आ गए, सॉरी एमएसएमई फॉर्म 1। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 1 अप्रैल से 3 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओवर ड्यू, ये मैंने अभी तक पेमेंट किया नहीं, ठीक है, एफ12 कर देते हैं, यहाँ से टाइप देखना है, उद्यम नंबर देखना है, और यहाँ से ले लेंगे एमएसएमई बिल वाइज, एमएसएमई क्रेडिट पीरियड, या फिर जो भी, इसे ही मैंने ये ले लिया, क्लियर डेट ले ली, कंट्रोल। तो देखिए इन सभी का पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया, तो मैं अगर 31 मार्च 2024 तक इन सभी को पेमेंट नहीं करूंगा, तो जितना भी ये सब कुछ है परचेज हमारा, इसको मैं अपने इनकम टैक्स में एज अ एक्सपेंस नहीं दिखा पाऊंगा, और ये सारा का सारा आपका कंपनी के प्रॉफिट इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर आपको अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए बेहतर रहेगा कि आप टाइमली इस चीज़ का पेमेंट हो जाए, तो सही रहेगा। तो इस तरह की भी रिपोर्ट आप फिल्टर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो ये था एमएसएमईज को लेके सोल्यूशन, जो रजिस्टर्ड है वो, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए। इसके साथ साथ इसमें एक और अपडेट किया गया है ई कॉमर्स को लेके, GSTR1। तो जितने भी बिजनेसेस हैं जो अपना सप्लाई ई कॉमर्स वेबसाइट से करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी से, तो उनमें GSTR1 में 2 टेबल ऐड कर दी गई है, टेबल 14A। तो 14A में आपको कुछ इस तरह का डिटेल मेंशन करना है, जहाँ पर जीएसटी नंबर, जीएसटी लीगल नेम, IGST, CGST, SGST और टैक्सेबल वैल्यू। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से, टैली से। तो इस कंपनी को करते हैं क्लोज, डाटा ई कॉमर्स, ठीक है। तो सब वो मान लेते हैं ये ई कॉमर्स बिजनेसेस है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू माल बेचते हैं। तो जितना भी ई कॉमर्स से इन्होंने सप्लाई किया है, उसका बायोडाटा अब GSTR1 में टेबल नंबर 14A में अपडेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे अपना GSTR1 में, ठीक, R1 जैसे जाता है वैसे ही जाएगा, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करिए, जेसन अपलोड करिए, हो जाएगा। बट जेसन में आपका ई कॉमर्स का डिटेल नहीं जाएगा। तो ई कॉमर्स का डिटेल लाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, चेंज व्यू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई कॉमर्स समरी। तो ये समरी आपको वहाँ पर अपडेट करनी है। अब इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए। इसका कोई जेसन एक्सेल नहीं बनेगा अभी, अभी इस रिलीज में नहीं है, तो आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना है, टाइप करना है। तो टोटल सिंपल सा है, जैसे यहाँ पूछा जीएसटी नंबर, तो ये जो जीएसटी नंबर है ये वाला यहाँ पर डाल देंगे, टैक्स वैल्यू यहाँ पर पड़ जाएगा, IGST, CGST, उस तरीके से सब इनवॉइस में पड़ जाएगा। इसके देखिए 94 है, एंटर करेंगे तो ये आपको एंट्री वाइज नहीं इनपुट करना है, एंट्री वाइज कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत समय लगेगा, टोटल GST वाइज आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो इस तरीके से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सेकंड चीज, यहाँ पर एंट्री आपको कब दिखाई देगा, जब आप पार्टी के लेजर में, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक सेल है,
इसका जो लेजर बना है इसके अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर है और जीएसटी नंबर पड़ा है, तभी आपका एंट्री वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर रेगुलर कर देंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे, तब तो ये आपका बी टू बी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यही था रिलीज 4.1 का अपडेट टैली में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।